हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सब पहले आज हम देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का 2019 का प्रश्न पत्र है। जो परीक्षा हुई थी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2019 राज्य सेवा एवं वन सेवा परीक्षा के लिए जो प्री पेपर था प्रीलिम्स। यदि प्री पेपर की हम बात करें 2019 के, तो 2019 के प्री पेपर को आज हम देखने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसका एनालिसिस करेंगे किसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो अब हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है एमपीपीएससी के जो पुराने पेपर हो चुके हैं 2019 और 2019 से पूर्व जो पेपर हुए हैं उनके बारे में एनालिसिस आप सभी को मैं जैम क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूं, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको जो एमपीपीएससी के पुराने पेपर हो चुके हैं उनके सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो कि आप यदि हम बात करें कि जो एमपीपीएससी 2019 के सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं वह मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मानी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की दी थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, उसके हिसाब से मैं 2019 का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो किस प्रकार का पेपर आता है। सबसे पहले आते हैं कि जो पेपर का माध्यम होगा आपका हिंदी भी होगा और अंग्रेजी भी होगा। और यदि हम बात करें कि इसमें प्रश्न संख्या की, तो 100 प्रश्न होंगे जिनके अंक 100 ही निर्धारित हैं। 100 प्रश्न 100 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। यदि अब हम बात करें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, समान अंकों के होंगे। आगे ये आप डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार आपको पेपर देखने को मिलेगा। आगे अब हम बढ़ते हैं कि जो पहला प्रश्न है कि 2019 के जो पेपर आया था उसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची को संपत्ति के अधिकार को हटाया। कौन सा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया? ऑप्शन ए है 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी है 38वें संविधान संशोधन 1975 और ये ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यदि हम बात करें संपत्ति का अधिकार जो हमारे संविधान के आर्टिकल कौन से में है, तो आर्टिकल पहले यह 19 में था। आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकारों की सूची में था। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के आर्टिकल की बात करें तो 300 काम में इसको रख दिया गया है। किसमें? 300 काम में इसका वर्णन कर दिया गया है। और इसे जो संपत्ति पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था इसे अब क्या विधि अधिकार बना दिया गया है। एक विधि अधिकार क्या बन गया? संपत्ति का अधिकार। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन आपको ये है, एक ऑप्शन ए है कि ऐसे डांगे, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है गांधी जी और ऑप्शन डी है कि जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर माना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, एमपीपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की में, वह इन दोनों ऑप्शनों को सही माना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी की बात करें महात्मा गांधी ने भी दल विहीन प्रजातंत्र की बात कही है और जयप्रकाश नारायण ने भी। तो इसको जो एमपीपीएससी है हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने अपनी फाइनल आंसर की में इन दोनों को आंसर माना है। अब स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होता है कि यदि दोनों आंसर हैं तो क्या हम जो ऑप्शन होंगे जिनमें हमें बॉक्स में ब्लैक करने को मिलेगा ABCD, तो उसमें हम कितने बॉक्सों को ब्लैक करें? तो आप सभी को B, D और C में से किसी एक को ब्लैक करना है, ना कि दोनों ऑप्शन को आप ब्लैक करके आना है। सिर्फ एक ऑप्शन को आपको ब्लैक करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। लोक सेवा आयोग ने किसी भी एक ऑप्शन को यदि आप ब्लैक करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, ना कि दोनों को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे है कि जो तीसरा प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए है RM निकम, ऑप्शन बी है SK बेदी, ऑप्शन सी है BS रमा देवी और ऑप्शन डी है GD दास। तो इसका जो सही आंसर है वह है BS रमा देवी। मैं जो आपको आंसर टिक करवा रहा हूँ वह है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। किससे? 2019 के जो फाइनल आंसर की दी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, उसके आधार पर आपको आंसर करवाने वाला हूँ। तो आगे हम बात करते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों का वर्णन है?
कार्यों को निर्धारित किया गया है। यदि हम कार्यों की बात करें, ऑप्शन ए है जो 176, 147, 146, 147, 148 और 149। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक अनुच्छेद 149। यदि हम अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसमें हम जो है कैग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है कि हमारे एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। और यदि हम बात करें कि इसमें इसके कार्यों का वर्णन किया गया है, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है 149 में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। जो पंचायती राज्य संस्था हैं उनकी संवैधानिक मान्यता किस समिति के द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है के संथानम समिति, ऑप्शन सी है LM संघवी समिति और ऑप्शन डी है GB के राव समिति। तो इसका जो सही आंसर है वह है LM संघवी समिति। यदि हम बात करें कि यह समिति कब बनी तो इसकी बात करें तो 1986 में LM संघवी समिति का जो गठन किया गया था इसके पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित यह थी और संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए अनुशंसा की थी। अब आगे बात करते हैं अगला प्रश्न कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है एथलेटिक्स और ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी क्रिकेट। यह पहले रूप सिंह स्टेडियम की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हॉकी स्टेडियम के रूप में की गई थी, परंतु इस जो कि अभी वर्तमान में है क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसका जो सही आंसर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना है वह है क्रिकेट। अगला अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में घुड़सवारी अकेदमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2009 और ऑप्शन डी है 2007। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 2007। मध्य प्रदेश में 2007 में जो है घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना हुई। किसकी? घुड़सवारी अकेडमी की। यदि हम 2007 में बात करें तो यह कहाँ पर स्थापना हुई इसकी? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना की गई है। अब अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य में संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार, गांधर पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल से संबंधित दिया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में से आता है? कौन से दिव्यांग खिलाड़ी पूछा गया था? तो ऑप्शन ए है सोनू गोलक, ऑप्शन बी है कि भीम सोमनाथ, ऑप्शन सी है कि पूज्य वस्त्राकार और ऑप्शन सी डी है हर्षिता तोमर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सोनू गोलाकार। तो ये इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यह उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट के क्वेश्चन से आपको ये देखने को मिलेगा। तो कितने हम देखेंगे किस प्रकार करंट पूछा जाता है इसको MBPSC में, कितने क्वेश्चन आपको करंट से मिलेंगे इनकी हम बात करते हैं। आगे देखते हैं कि जो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? नौकायन, पॉल नौकायन, तीरंदाजी या एथलेटिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीरंदाजी। यदि हम मुस्कान किरार की बात करें कि यह कहाँ से संबंधित है तो यह मध्य प्रदेश के, या इनका संबंध कहाँ से है? हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जबलपुर जिले से यह संबंधित हैं और इनका जो संबंध है वह तीरंदाजी से यह संबंधित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी क्रम है? किस प्रकार बताना है हमें पश्चिम से पूर्व में? तो अब हम देखते हैं इनमें। ऑप्शन ए है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी श्रेणी या फिर मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और बड़वानी श्रेणी। तो यदि हम इसकी सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही है। किस प्रकार कि मध्य प्रदेश में यदि हम देखें सर्वप्रथम कहाँ पर बड़वानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी इसके पश्चिम ओर। फिर यदि हम लगभग मध्य की बात करें होशंगाबाद जिले में
और यदि नरसिंहपुर होशंगाबाद में देखें तो महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी। और मेका श्रेणी की यदि हम बात करें तो यह अनूपपुर साइड देखने को मिलेगी, जो कि पूर्व ओर में है, पूर्व दिशा में हमें देखने को मिलेगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी की घाटी की गहरी खड़क भूमि के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी चंबल। चंबल ऑप्शन सी चंबल। चंबल नदी जो कि अपने गहरे खड़क भूमियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी यदि हम बात करें तो इसी को बोलते हैं क्या, बीहड़। बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यदि इसकी बात करें, चंबल नदी अपरदन करती है। अपरदन कहाँ पर यह सबसे ज़्यादा करती है? मध्य प्रदेश में, तो मुरैना जिले में। मुरैना जिले में हमको सर्वाधिक अपरदन देखने को मिलता है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इंदौर में से जयपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन सा संशोधित नंबर क्या है? इसमें संशोधित हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि जो मध्य प्रदेश के राजमार्ग हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत के, उनके नामों में संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है कि 46। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 52, कि जो इंदौर से जयपुर जाने वाले जो राजमार्ग है उसका नाम संशोधित करके और नेशनल हाईवे 52 कर दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला कौन सा स्रोत है? ऑप्शन ए है पद्मगुप्त का नक्शा चरित्र, ऑप्शन बी है मेरुदंड की प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन सी है उदयपुर प्रशस्ति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है उपयुक्त सभी। यह सभी ग्रंथ यदि हम बात करें कि नक्शांश चरित्र, चिंतामणि और यदि हम जो उदयपुर प्रशस्ति है इसकी बात करें तो यह सब जो परमार राजवंश है उसके इतिहास को बताते हैं, कि इनमें इतिहास के बारे में बताते हैं। आगे हम देखते हैं चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ऑप्शन ए है राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है राजा धंग ने, ऑप्शन सी है राजा भूत ने और ऑप्शन डी है कि पृथ्वीराज चौहान ने। इसका जो सही आंसर है वह है परमार राजा भोज ने। राजा भोज ने जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है चित्तौड़ में उसका निर्माण करवाया। यदि आपको कन्फ्यूजन कौन करेगा कि राणा प्रताप ने, राणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ से, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी राजा भोज। परमार राजा भोज ने जो है क्या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हवाई अड्डा क्रियाशील है। कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील है? ऑप्शन ए है क्रियाशील नहीं है, ऑप्शन ए है खजुराहो, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका जो सही आंसर है वह है पन्ना। पन्ना जो हवाई अड्डा है वह अभी क्रियाशील नहीं है। खजुराहो की बात करें तो यह भी दैनिक सेवा से जुड़ा हुआ है। जबलपुर भी कार्यरत है और ग्वालियर हवाई अड्डा भी कार्यरत है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछली विधानसभा 2014 से 2018 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है कि कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन बी है ईश्वर दास रोहिणी, ऑप्शन सी है कि सीता शरण शर्मा और ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीता शरण शर्मा। सीता शरण शर्मा जो कि 2014-2018 तक जो अध्यक्ष जो रहे वो कौन थे? सीता शरण शर्मा। तो यह भी क्वेश्चन यदि देखा जाए तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन बना रहा होगा। करंट का क्वेश्चन यह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है कौन? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? ऑप्शन ए है बलराम जाखड़, ऑप्शन बी है रामेश्वर ठाकुर, ऑप्शन सी है महावीर और ऑप्शन डी है कि न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। यदि हम बात करें बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर और भाई महावीर, तो यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? हमारा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश किस राज्य से सीमा नहीं छूती है? यदि हम बात करें ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से इसकी सीमा देखने को मिलती है। पहला क्या? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसकी सीमा लगती है किससे? महाराष्ट्र से। इसकी सीमा किससे लगती है? हमारे गुजरात से। और यदि हम बात करें तो इसकी सीमा लगती है राजस्थान से। तो यह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, जो कि झारखंड से इसकी सीमा नहीं लगती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से
यानी कि इसके कुछ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से आयुक्त नहीं रहा है। ऑप्शन ए है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इस बार 2020 का जो पेपर होने वाला है, कौन सा 2020 MPPSC होने वाला है, उसमें भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कौन आयुक्त रहा है कौन आयुक्त नहीं रहा है। इसलिए इनको सभी जो आयोग हैं उनके आप आयुक्तों और एक बार पढ़ के जाएं, जिससे आप इनको सही कर पाएँ। ऑप्शन ए है, यदि हम इसके ऑप्शन ए की बात करें, श्री गोपाल शरण शुक्ला, ऑप्शन बी है श्री आर परशुराम, ऑप्शन डी जो सी है कि डॉक्टर अजीत रायजादा, और ऑप्शन डी है अश्विनी वैश्य। तो इसका जो अवनी वैश्य सही आंसर है, कौन सा, अवनी वैश्य। इसका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है कि अवनी वैश्य। ये जो हैं, यदि हम तीनों की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं उसके आयुक्त रह चुके हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में वायरस का मतलब होता है क्या। आपसे पूछा गया है वायरस का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अनटिल सोर्स, ऑप्शन बी है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन सी है वायरल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, और ऑप्शन डी है कि वेरी इंटरचेंज्ड रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है क्या, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है, या अन्य उनके लक्ष्यों की समस्याओं को पैदा करता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्रैकर जो है वह क्या करता है कि अनाधिकृत जो कि डाटा को पहुंचने का जो प्राप्त करता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, और यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो डाटा होता है उसे नष्ट कर देता है, और वो जो उपयोग करता है उनको सेवा को अस्वीकार करता है। तो इनको कौन करता है, क्रैकर। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, और ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। तो इसका जो सही आंसर है वह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है वह ई-कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ई-कॉमर्स को पहला साइबर लॉ है जो भारत के ई-कॉमर्स को जो है कानूनी ढांचा प्रदान करता है, कानूनी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शन ए है फिशिंग, ऑप्शन बी है साइबर स्टॉकिंग, ऑप्शन बी है आइडेंटिटी थेफ्ट, और ऑप्शन डी है कि जो है कि ऑनलाइन चैटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग जो है वह किसी प्रकार का अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है। आप यदि किसी से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया से, तो वह एक साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईमेल पता दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है कि डोमेन नाम क्या है। डोमेन नाम की यदि हम बात करें तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। यदि हम बात करें तो जो अंत में दिया होता है उसे हम डोमेन नाम कहते हैं। क्या ये इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो ये इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है लोकसभा में विपक्ष का नेता, और ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। तो इसका जो सही आंसर है राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है, जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करने वाली समिति बनाई जाती है उसका सदस्य नहीं होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि अध्यक्ष जो होता है 5 वर्षों की अवधि तक के लिए जो पद धारण करता है, और ऑप्शन बी है कि आयोग के सदस्य 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी है सदस्य 5 वर्षों से दूसरी जो पुनर्नियुक्ति होती है इसके लिए पात्र होते हैं,
नहीं होते हैं। और ऑप्शन जो डी है कि अध्यक्ष सदस्य भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन आगे काम करने के लिए या नियुक्ति के लिए पात्र अपात्र होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने इन तीनों आंसरों को सही माना है, क्योंकि अध्यक्ष अपने जो पद को धारण करता है वह कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए धारण करता है। आयोग के जो सदस्य होते हैं वह भी 3 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। और यदि हम बात करें कि जो 5 वर्षों से दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति की पात्र की बात कर रहे हैं कि नहीं होते हैं, जो कि सदस्य अपनी जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो मानवाधिकार न्यायालयों के मामलों के संचालन में प्रयोजन राज्य सरकार का अधिवक्ता के विशिष्ट लोक अधिकार अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। यदि हम बात करें कौन सा जो वकील है, अधिवक्ता है, वह जो विशिष्ट लोक सेवा अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, कौन राज्य सरकार इनको कर सकती है? तो यदि इसके ऑप्शन की बात करें कि 5, 6 या 10 या 7, तो इसका जो सही आंसर है वह है 7 वर्षों से जो कार्यरत है, प्रैक्टिस में रहा है, उसे आप जो है नियुक्त कर सकते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है सभी दंडनीय अपराध हैं। जो दंडनीय अपराध कौन कौन से हैं यह बताना है कि जो संज्ञेय एवं तथा संक्षिप्तः विचारणीय, ऑप्शन बी है संज्ञेय तथा असंसनीय, ऑप्शन सी है असंज्ञेय तथा जमानतीय, ऑप्शन डी है असंज्ञेय तथा संसनीय। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2019 ने अपनी फाइनल आंसर की में जो आंसर इन दोनों को ऑप्शन को जो है सही माना है कि संज्ञेय, संक्षिप्तः विचारणीय और संज्ञेय असंसनीय जो है वह सही आंसर है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? ऑप्शन ए है कार्टोसैट 2B, ऑप्शन बी है कल्पना 1, ऑप्शन सी है इनसेट 2E और ऑप्शन डी है सत्यभामा सेट। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सत्यभामा सेट। सत्यभामा सेट जो है एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। शैक्षणिक संस्थान किसके लिए? उपग्रहों के लिए शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। कौन सा? सत्यभामा सेट उपग्रह है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण में नॉकनी सिंड्रोम किसके लिए उत्तरदायी है? नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है मर्क्यूरी मतलब पारा, ऑप्शन सी है कि आर्सेनिक, ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है वह नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी तत्व है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक ही पौधे के जो पुष्प है उसके परागपुष्प से परागकण जो होते हैं वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के जो स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयुग्मन, ऑप्शन बी है सजातीय पुष्पीय परागण, ऑप्शन सी है पर परागण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय जो परागण है, यदि हम देखें तो एक ही पौधा है, वृक्ष कौन सा है? एक ही वृक्ष है। यदि हम बात करें एक ही वृक्ष है और उसके यदि इस पुष्प का यहाँ पर एक पुष्प लगा हुआ है और यहाँ पर एक पुष्प लगा हुआ है, यहाँ से जो परागकण जो है स्थानांतरित होकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जो परागण करते हैं तो उसे बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण। मतलब एक ही वृक्ष के अन्य पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए है कोबोल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है बेसिक,
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यह जो सभी भाषाएं दी हुई हैं वह सही आंसर है कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं हैं। हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है 35, तो मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे अंतर्ग्रहण के पश्चात मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बान की मून, ऑप्शन बी है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी है कि कोफी अन्नान, ऑप्शन डी है कि कुर्ट बाल्हिम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। और यदि हम अभी बात करें तो इनको अपने कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए इनकी पुनः नियुक्ति हो चुकी है। तो यह क्वेश्चन आपसे पुनः पूछा जा सकता है जो कि अभी करंट में बना हुआ है, किसमें, अभी की यदि हम बात करें तो करंट में बना हुआ है और इनकी नियुक्ति अगले 5 वर्षों के लिए पुनः कर दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया और 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हो गया। ऑप्शन में है सैयद हैदर रजा, ऑप्शन बी है MF हुसैन, ऑप्शन सी है राजा राव और ऑप्शन डी है NS वेदेन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए हैदर रजा। जो हैदर रजा हैं उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपने कार्य 1950 के बाद जो है फ्रांस में रहकर कार्य किया, परंतु उनकी 2016 में जो है नई दिल्ली में उनका देहावसान हो गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के लिए जो कहानी है, कहानी को दर्शाने वाला देश कौन सा बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। यदि हम बात करें कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल में जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थापित है, जो कि देश का सबसे बड़ा है, जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो कि मानव सभ्यता से संबंधित है, मानव सभ्यता के विकास के बारे में बताता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फुटबॉल विश्व कप 2018 फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्रीय प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था। ऑप्शन ए है कोलिंदा गर्बर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फुटबॉल विश्व कप 2018 फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्रीय प्रमुख अपनी जो टीम है हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए है कि कोलिंदा गर्बर-कितारोविच, ऑप्शन बी है कि जेसिंदा ऑर्डेन, ऑप्शन सी है थेरेसा मेम और ऑप्शन डी है कि जोइस बांडा। तो इसका जो सही आंसर है वह है कोलिंदा गर्बर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 में कार्य क्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर लिया गया। तो इस ऑप्शन ए है कि उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो जो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो केस हुआ था उसमें अनुच्छेद 21 का विस्तार करके जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें मिला लिया गया है। शिक्षा के अधिकार को 21 है उसमें शामिल कर लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऋग्वेद में पणी किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वेद में जो पणी थे वह किस वर्ग के नागरिक थे। ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है लोहार, ऑप्शन सी है स्वर्णकार और ऑप्शन डी है व्यापारी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी व्यापारी। व्यापारी वर्ग को जो ऋग्वेद में पणी कहा गया है, क्या, पणी। अगले प्रश्न की बात करते हैं चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे।
ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है अवंती और ऑप्शन डी है बज्जी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी अवंती। अवंती के राजा थे चंद्रप्रद्योत, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह महाजनपद हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तारीख के फिरोजशाही के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है सस्मे सिराज अफीफ, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी है ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, ऑप्शन डी है सिराजुद्दीन अली यजीदी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इसके जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसने इन दोनों ऑप्शन को सही माना है। कहीं कहीं यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है सस्मे सिराज अफीफ और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा जियाउद्दीन बरनी। तो यह दोनों आंसर इन्होंने इसकी रचना की है, तारीख की फिरोजशाही के रचनाकार यह दोनों हैं। इनको दोनों को सही माना है किसने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न जो है 44वां उसको जो है डिलीट कर दिया गया है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1956, 1856, ऑप्शन बी है 1858, ऑप्शन सी है 1859 और ऑप्शन डी है 1862। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमालय में किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है कि पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय और ऑप्शन डी है कश्मीरी हिमालय। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी कश्मीरी हिमालय। यदि कश्मीरी हिमालय की हम बात करें, कश्मीरी हिमालय में करेवा मिट्टी देखने को मिलेगी जिसमें केसर का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक केसर उत्पादन जो हमारे भारत है उसमें कश्मीर में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार खनन क्षेत्र दिए हुए हैं और खनिज संपदा दी हुई है। कि पूछा है कि कालाहाड़ी जो है वह कहाँ पर है, यह किसकी खदान है। तो आपको जो है इनको मैच करना है। तो कालाहाड़ी, जावर, कोलार और मौसानी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस प्रकार कि जो कालाहाड़ी है वह बॉक्साइट की खदान है। किसकी, बॉक्साइट की है कालाहाड़ी। यदि हम जावर की बात करें, जावर किसकी खदान है, तो यह जस्ता और सीसा की खदान है जावर। कोलार की बात करें तो कोलार है सोने की खदान। और यदि हम मूसाबनी की बात करें तो यह है तांबे की खदान है। किसकी, तांबे की। तो इसका जो सही आंसर है वह है 4312। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है कि कौन सा किस राज्य में है आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि मूकाम्बिका कर्नाटका, डालमा झारखंड, नेयार छत्तीसगढ़ और कोटीगांव गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है नेयार जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि नेयार कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह है केरल राज्य में। कौन से में, केरल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारतवर्ष में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। सर्वाधिक गिरावट कब हुई, यदि हम बात करें 1931 से 41, 1961 से 71, 1981 से 91 या 2001 से 2011। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 61 से 71 के मध्य सर्वाधिक जो है लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाविकों को जोड़ती है। ऑप्शन ए है सिलचर और एवं पोरबंदर को, ऑप्शन बी है गुवाहाटी और अहमदाबाद को, ऑप्शन सी है कांडला तिनसुकिया को और ऑप्शन डी है ईटानगर और जामनगर को। तो इसका जो सही आंसर है वह है सिलचर और पोरबंदर को। सिलचर कहाँ पर है, सिलचर की यदि हम बात करें तो यह है असम में। असम में है सिलचर। और पोरबंदर कहाँ पर है, पोरबंदर गुजरात। तो आपसे पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व में यदि हम देखें तो हमको देखने को मिलेगा असम, और यदि हम पश्चिम की बात करें तो जो पश्चिमी राज्य है वह है गुजरात। तो गुजरात और जो है असम। सिलचर कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर सिलचर
सिलचर इस साइड देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात। अगले प्रश्न की बात करते हैं, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है भिंड, ऑप्शन सी है शिवपुरी और ऑप्शन डी है गुना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए मुरैना। मुरैना में कौन सा औद्योगिक केंद्र है हमारा? बानमौर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम? ऑप्शन ए नवंबर 2012, ऑप्शन बी है सितंबर 2014, ऑप्शन सी है जनवरी 2014 और ऑप्शन डी है सितंबर 2016। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सितंबर 2014। 2014 में सितंबर के माह में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश में के कौन दो शहर शामिल हैं? ऑप्शन ए है देवास इंदौर, ऑप्शन बी है सागर रतलाम, ऑप्शन सी है रीवा सतना और ऑप्शन डी है गुना शिवपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है देवास और इंदौर, देवास और इंदौर। यदि हम देखें तो यह है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और वाणिज्यिक राजधानी जो है इंदौर है। तो प्रमुख जो है इंदौर को आपको देखना है कि इंदौर यहाँ पर सबसे फेमस यदि देखें तो मध्य प्रदेश का जिला इंदौर, इंदौर से सर्वाधिक जो है निर्यात उत्कृष्ट शहर है, निर्यात करने वाला शहर इंदौर और देवास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है कि विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है विदेश की व्यापार नीति से संबंधित है। उद्योग क्या होगा? माल निर्यात होगा, माल करेंगे अपन जो है, तो यह क्या होगा? इससे व्यापार होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है। यदि हम बात करें विदेश मंत्रालय विदेश नीतियों से संबंधित, लेकिन यदि हम व्यापार नीति की बात करें तो उससे संबंधित है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल और ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर है वह है इंदौर। इंदौर में जो है वित्त निगम का मुख्यालय स्थापित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि बोधन दउआ किसके सेनापति था? बोधन दउआ जो है वह किसका सेनापति था? ऑप्शन ए है शाहगढ़ के राजा बखत बली, ऑप्शन बी है बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, ऑप्शन सी है हीरापुर के राजा हृदय शाह का और ऑप्शन डी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका जो सही आंसर है वह है शाहगढ़ के राजा बख्त बली का। इसमें आप सभी को कन्फ्यूजन होगा कि हीरापुर के राजा हृदय शाह का जो है वह सेनापति था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है शाहगढ़ के राजा बख्त बली का। इसको MPPSC कि जो ऑफिशियल जो यदि बात करें फाइनल आंसर की है उसमें आंसर माना गया है बख्त बली का। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सी जाति सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गौड़ जाति की जो उपजाति है वह अगरिया है, ऑप्शन बी है बैगा की बिजवार है, ऑप्शन सी है भारिया की पटालिया है और ऑप्शन डी है कोरकू की महार है। तो इसका जो सही आंसर है वह है भारिया और कोरकू। यह दोनों ऑप्शन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सही माने हैं कि जो पटालिया है वह भारिया की उपजाति नहीं है और जो कोरकू है कोरकू की महार नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वाक्यों पर विचार कीजिए कि मांडू धार जिले में है। मांडू जो है मांडू पर्यटन स्थल धार जिले में है और ऑप्शन बी है कि मांडू में हिंडोला महल स्थित है। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में। अगले आप हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सत्य है या केवल दोनों सेकंड सत्य है, दोनों असत्य हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी दोनों सत्य हैं, क्योंकि मांडू जो है वह धार जिले के अंतर्गत आता है और यदि हम बात करें तो हिंडोला महल भी मांडू में ही स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जलविहारी का मेला जो है जलविहारी के मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो यदि पूछा गया है आयोजित किया जाता है तो छतरपुर में, सीधी में, होशंगाबाद में या सिवनी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है जलविहारी के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि काठी क्या है? काठी है जाति है, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है या लोक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी लोक नृत्य।
जो कि काठी की यदि हम बात करें तो यह है निमाड़ क्षेत्र का, कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है काठी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ में किए गए वर्षों के आधार पर उनका सही क्रम क्या होगा। तो आपको सही क्रम बताना है कि किस प्रकार कौन कौन से जो हैं जो प्रारंभ किए गए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। यदि हम बात करें कि यह किस प्रकार, यदि हम बात करें कि जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। ध्यानचंद पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 2002 में यह शुरू प्रारंभ किया गया। यदि अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ 1961 में। और यदि हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह 1985 में प्रारंभ किया गया। तो अब हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा, 1961 में किया गया कौन सा। यदि हम बात करें अर्जुन पुरस्कार, फिर सेकंड है कि जो 85 में किया गया 1985 में, फिर जो है 1991-92 में, और फिर है और 2002 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था। ऑप्शन ए है किसवन, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुनील कुमार और ऑप्शन डी है अभिनव बिंद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है 2016 रियो ओलंपिक हुए थे उनमें दो ध्वजवाहक थे, वह थे अभिनव बिंद्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था। ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, पांचवा या छठवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीसरा। जो 2018 के राष्ट्रीय मंडल खेल हैं तो इससे आपको यह आकलन करना है किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जो है खेलों से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं करंट के। तो आप सभी को जो है जो अभी वर्तमान में जो खेल हुए हैं करंट में जो बने हुए हैं तो उनको आपको पढ़ के जाना है कि जो पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको जो है इन पे ध्यान देना है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2028 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। ऑप्शन ए है एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है लॉस एंजल्स। तो यह है कहाँ पर किया जाएगा 2028 में आयोजन, लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IAAF का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है मोनाको। तो इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी मोनाको जो कहाँ पर देखने को मिलेगा। यह एक देश है, यह जो कि छोटा देश है, तो यह ज़्यादातर नहीं दिखता है। IAAF का मुख्यालय मोनाको में है। यदि हम बात करें यह देश कहाँ देखने को मिलेगा तो इटली और फ्रांस के मध्य देखने को मिलेगा क्या, मोनाको। यदि हम बात करें तो यह कहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है और यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। यदि हम बात करें IAAF का मुख्यालय जो है फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, क्या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगले प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार आम चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितने आम चुनाव हो चुके हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन जो डी है 6। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 5 बार मध्य प्रदेश में आम चुनाव हो चुके हैं पंचायत के। यदि हम बात करें कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद की पूछा जा रहा है तो आयोग का गठन कब हुआ हमको पता है कि 1 फरवरी 1994 को जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो यदि हम बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का जो है संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन की बात करते हैं कि 243L, 243M और 243N। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 243K मतलब टा, क्या 243 टा
जो है इसमें जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करता है। यदि हम बात करें इसके गठन के बारे में, तो गठन के बारे में हम देख चुके हैं। इसका गठन किया गया था कब? 1 फरवरी 1994 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 19 जो है पंचायती राज विषय संविधान के किस अनुसूची के जो है सूची के अंतर्गत आता है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, राज्य सूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज्यों को रखा गया है, जो विषय हैं उनको रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। इसका जो सही आंसर है भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायती राज्यों संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में 10 लाख से अधिक नहीं है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है जबलपुर। इसका जो सही आंसर है वह है उज्जैन। उज्जैन की जो जनसंख्या है वह 10 लाख से कम थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। भोपाल की भी ज़्यादा है, ग्वालियर की 10 लाख से ज़्यादा है और जबलपुर की भी 10 लाख से ज़्यादा है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जेएसपी आपसे पूछा गया है, जेएसपी का मतलब क्या है? जावा सिंपल पेजेस, ऑप्शन बी है कि जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है जावा सर्वर पेजेस, ऑप्शन डी है जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वह है जावा सर्वर पेजेस। जेएसपी का फुल फॉर्म यदि पूछा गया है तो जावा सर्वर पेजेस इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिग एक वेब सर्च इंजन है। बिग जो है एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन द्वारा किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा इसका स्वामित्व एवं संचालन किया जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है अल्फाबेट इंक और ऑप्शन डी है कि अमेजन। तो इसका जो सही आंसर है वह है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिग जो कि एक वेब सर्च इंजन है उसका स्वामित्व किया जाता है। तो आपको इस प्रकार कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत कुछ देखने को मिल रहे हैं और ये सर्च इंजन वगैरह आपको पढ़ के जाना है। आपको अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वेब कॉलर के रूप में किसे जाना जाता है? कि लिंक डायरेक्टरी, और यदि हम बात करें सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर और ऑप्शन डी है वेब मैनेजर। तो इसका जो सही आंसर है वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर को वेब कॉलर के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस यदि स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर और प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी प्लाटर प्रिंटर और मॉनिटर। यह जो हैं सभी आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, इनमें कन्फ्यूजन होता है। आउटपुट जिनसे हमको जो है हम देख सकते हैं जिनको, और जिनसे हमको जो है सूचना की प्राप्ति होती है वह आउटपुट होते हैं, और जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं वह क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वेब ब्राउज़र में सहेजे किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है। किसी वेब ब्राउज़र में सहेजे पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या है? तो ए है कुकी, ऑप्शन बी है बुकमार्क, ब्लॉग और ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बुकमार्क। हम बुकमार्क जो है एक यदि आप देखें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक देखने को मिलेगा चिन्ह जिसपे बुकमार्क कहते हैं। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको आप जो साइट को खोले होते हैं, जो वेबसाइट खोले होते हैं उसको आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत अवधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? ऑप्शन ए है जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, ऑप्शन बी है जब केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, ऑप्शन बी है जो सी है कि जब किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दोनों से संबंधित है या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है जब केवल अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्य है तो जो है अस्पृश्यता के आधार पर कारित करेगा धारा 12 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करते हैं
कि जो अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय एवं जो शिक्षा संस्थान है उनमें प्रवेश से इनकार करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो ऑप्शन ए है कि धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7। तो इसका जो सही आंसर है वह है धारा 5। धारा 5 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी जो है अपराध, जैसे अस्पृश्यता के आधार पर आप अस्पताल, औषधालय या चिकित्सा संस्थान में किसी की प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। कौन सा अपना जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के आधार पर यह डिसाइड किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1990, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1990, ऑप्शन सी है 11 सितंबर 1989 और ऑप्शन डी है कि 12 सितंबर 1989। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1990 को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को प्रवृत्त कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। ऑप्शन सी है पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में जो है परिभाषित है। ऑप्शन डी है कि आश्रित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 2 खा में परिभाषित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो है असत्य है, यह गलत कथन है। ये सब जो प्रावधान है वह सही दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्णय दंड आदेश के विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय अपील होती है केवल तथ्यों के संबंध में। ऑप्शन जो बी है केवल विधि के संबंध में। ऑप्शन जो सी है कि तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में जो है 1989 अधिनियम की जो है उसके आधार पर जो न्यायालय उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। ऑप्शन ए है विक्रम अम्बालाल साराभाई, ऑप्शन बी है सतीश धवन, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी है कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई जो हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। यदि हम बात करें तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। कौन? एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करने वाली कोशिकाएं बताना है। ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस सिलेशन कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर है वह है लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं जो हैं वह एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम होता है। सबसे अधिक कौन सी होती है वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है फ्लोरोकार्बन और ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में एक कंबल की तरह कार्य करती है। वायुमंडल में इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है जो कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणों को अंदर तो आने देती है, लेकिन जब यह पृथ्वी से टकराने के पश्चात यह ऊपर जाती हैं तो इनको यह रोक लेती है, जिससे जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान है उसमें वृद्धि होने लगती है। तो सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी है? हमारी कार्बन डाई गैस। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह मानव शरीर में सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। अफीम किस श्रेणी का रखा जाता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांति कारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है अवसादी कारक। अवसादी कारक जो है वह अफीम को अवसादी कारक दवा के अंतर्गत रखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन ए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी है भूटान के जो राष्ट्रपति हैं, जो राजा जिमे, भूटान में क्या होता है, राजा होता है, तो जिमे खेर न्याम वांगचू। ऑप्शन जो डी है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल फार्मोसा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामाफोसा जो थे वह आए थे कब? 2019 में। यदि हम बात करेंगे 2020 में कौन आया था? 2020 में आपसे पूछा जा सकता है 2020 का। 2020 में आए थे जो है जेयर बोल्सोनारो। कौन? बोल्सोनारो जो है 2020 की जो गणतंत्र दिवस के समारोह है उसमें मुख्य अतिथि थे। तो यह कहाँ के थे? यह थे ब्राज़ील के। यदि हम बात करेंगे 2021, तो 2021 में इस बार जो है कोई नहीं आया है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी कि श्री ल्योंपो दामचो दोरजी जो कि भूटान के थे, वह जो है इंदौर की 2015 में धर्म संगोष्ठी में जो थे विशिष्ट अतिथि थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, आम आदमी जो है बीमा योजना, अरुणिमा योजना या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है भारत द्वारा प्रारंभ की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को विवाह योग्य कन्याओं के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है कि राशि को 2019 में बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 30,000, 40,000, 51,000 या 61,000। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 51,000 जो है कर दी गई है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष जो है सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए है कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अगले जो है ऑप्शन वह है पाइपर कमेरा या इंडियाज डॉटर्स। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो है इसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया लघु फिल्म के रूप में 2019 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष जो है 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख जो भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? ऑप्शन ए है चौवारपाठा, ऑप्शन बी है देवरी, ऑप्शन सी है सुअतला और ऑप्शन डी है हीरापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, हीरापुर के राजा थे हृदय शाह। जो कि हीरापुर कहाँ पर देखने को मिलेगा? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में, वहाँ थे हृदय शाह। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है कि भारतीय कौशल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मिंटो जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 का, उसमें की गई किसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में किस वीर ने बहादुरीपूर्ण
जो मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया, बहादुरपूर्ण जो है मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया, वह भोपाल से संबंधित कौन थे? तो फासिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान या फिर हबीबुल्ला खान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फासिल मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पुस्तक है कौन सी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है महर्षि डी के कर्वे, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन जो डी है श्री राम शर्मा आचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो है उनकी बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। आचार्य जो है दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। वेदों की और लोटो नारा किसने दी है यदि आपसे पूछा जाए तो वह है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे और वेदों की और लोटो नारा दिया और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया है। किसने? दयानंद सरस्वती ने। जिन भी हिंदुओं ने अन्य धर्मों को जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो है उसका अनुसरण करने लगे थे, उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी जो है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? ऑप्शन ए है दसपुर शिलालेख, ऑप्शन बी है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी है एरन शिलालेख और ऑप्शन डी है हाथी गुम्फा शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर है वह है दसपुर शिलालेख। दसपुर शिलालेख या मंदसौर में मिला, कहाँ पर? मंदसौर में। किससे संबंधित है? तो यह है यशोधर्मन से संबंधित है जो है दसपुर शिलालेख, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश के कहाँ पर? मंदसौर में मिला है। तो इसमें जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में। यदि हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, प्रयाग प्रशस्ति को अशोक स्तंभ पर लिखा गया है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? यह देखने को मिलेगी प्रयागराज, इलाहाबाद में देखने को मिलेगी प्रयाग प्रशस्ति। और इसकी रचना यदि पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो समुद्रगुप्त के जो दरबार में कवि थे हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। अगले प्रश्न की बात जो है कि एरन शिलालेख की हम बात करें तो यह मिला है मध्य प्रदेश के सागर से। और हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें तो यह है किससे? राजा खारवेल से संबंधित है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। का भुवनेश्वर उड़ीसा से प्राप्त हुआ है हाथी गुम्फा शिलालेख। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ऑप्शन ए है कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात या भेड़ाघाट जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात जो कि बीना नदी पर है, जो कि किसकी सहायक है? बेतवा नदी की सहायक है। और यह देखने को हम मिलेगा सागर जिले में, यह देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि कपिलधारा तो जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, और यदि हम इसकी बात करें तो यह हमें अनूपपुर में देखने को मिलेगा। अनूपपुर में देखने को मिलेगा। दुग्धधारा भी हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर? दुग्धधारा देखने को मिलेगा अमरकंटक में, अमरकंटक अनूपपुर में देखने को मिलेगा यह भी। यदि हम बात करें भेड़ाघाट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भेड़ाघाट मिलेगा जबलपुर में। इसी को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन ए है NH3, NH12, NH7 या NH8। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, NH8। NH8 जो है वह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि आपको दी गई है प्राकृतिक आपदाएं दी गई हैं और प्रभावित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। आपको इनमें से जो है इस सूची को मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से। ऑप्शन ए है कि बाढ़ किस क्षेत्र में आती है? भूकंप किस क्षेत्र में आता है? सूखा और सुनामी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सही आंसर है कि जो बाढ़ है, बाढ़ कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यदि बिहार की बात करें तो बिहार में कोसी नदी जो कि सर्वाधिक बाढ़ लाती है बिहार में, बिहार का सूख कहा जाता है कोसी नदी को। अगले प्रश्न जो है भूकंप किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? तो यह है हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे भूकंप, जो कि क्यों देखने को मिलते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक जो है प्लेट विवर्तन की जो है सिद्धांत दिया गया था, उसके अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्लेटों के जो है स्थानांतरण के कारण या प्लेटों के गति के कारण जो है वहाँ पर हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं भूकंप। यदि हम बात करें
सूखा कहाँ पर देखने को मिलेगा? सूखा देखने को मिलेगा पश्चिमी मध्य भारत क्षेत्र में। यदि हम बात करें तो ये वो राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सूखा देखने को मिलेगा। सुनामी की बात करें तो यह भारत के दक्षिण तट क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। यदि हम भारत का दक्षिण का भाग देखें, दक्षिणी भारत, तो यह समुद्र तटों से लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी वह सुनामी देखने को मिलती है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है। ऑप्शन ए है टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में है, कोको कटक प्रशांत महासागर में है, बेल्सिक कटक अंध महासागर में है, या अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए टेलीग्राफ पठार, जो हिंद महासागर में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताना है कि सबसे ज्यादा जो है बढ़ता क्रम। आरोही क्रम की यदि हम बात करें तो आरोही क्रम होता है बढ़ता और अवरोही होता है घटता। तो आरोही क्रम में बताना है कि सबसे पहले बताना है आपको सबसे छोटी सीमा कौन सा करता है, और फिर बाद में बढ़ते हुए में। यदि हम बात करें तो इसको सही आंसर लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है सबसे बड़ी कौन है। यदि हम देखें बांग्लादेश, बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से, फिर करता है चीन से। बांग्लादेश से यदि हम देख लें तो हमारे दो ऑप्शन बच्चे हैं, कौन से? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। यदि हम बात करें फिर चीन से करता है, फिर पाकिस्तान से करता है, और नेपाल से सबसे कम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, और अब जो अगले प्रश्न जो अगले होंगे, जो MPPSC के और पेपर्स आपको देखने हैं, तो उनको भी मैं सॉल्व जो है उनको एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उन सभी वीडियोस को आप अवश्य देखें, जिससे आपको 18 के मिलेंगे, आपको 17, 2017 और आगे जो पुराने हो चुके हैं उनके बारे में मैं एनालिसिस कराऊंगा, उनको आप अवश्य देखें, जिससे आप ये जो है एग्ज़ाम के बारे में पता कर पाएंगे किस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो अभी 2020 का पेपर होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए आपको यह अवश्य देखना है, जो कि 25 जून को पेपर है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।